और आज हम करेंगे 8वीं क्लास के इतिहास। चैप्टर का नाम है आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो यह जो एनसीईआरटी है, यह बीपीएससी 71वीं बीपीएससी तैयारी 4 दरोगा सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर जंगलों में एक गांव में घूमते देखा गया। 1895 में लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। किसके पास? बिरसा मुंडा के पास। वह सारी बीमारी दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढोरी कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दिक्कुओं को क्या कहा जाता था? बाहरी लोग। दिक्कू किसको कहा जाता था? बाहरी लोग को, कि गुलाम से आज़ादी कराने के लिए भेजा है। कुछ समय बाद भीतर ही हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या दूर करने आया है। आदिवासी को लगता था क्या बिरसा आए हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। मुंडा कहाँ रखता है? छोटा नागपुर में। बिरसा के समर्थक में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रहे समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका के खतरे में और धर्म छीन भिन हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दिक्कू कहा जाता था? वो बाहरी लोग कौन थे? उन्हें इलाके में लोग गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासी के साथ क्या हो रहा था? आदिवासी का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में ये सभी हम सवालों को बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ज़्यादातर कबीले में रीति रिवाज और रस्म ब्राह्मण द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाज में गहरे सामाजिक भेदभाव नहीं थे जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई दे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब भी नहीं था कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी के दशक में देश के विभिन्न भागों में आदिवासी की तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम की खेती करते थे। कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम की खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंड पर की जाती है। लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और जमीन पर घास भूसी जलाकर साफ कर देते। उसके बाद घास भूस जलने से पैदा हुआ राख को खाली ज़मीन में छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी और जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरचते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उसे खेतों में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे और जहां उन्हें अभी फसल काटी थी वह जगह कई सालों तक पड़ती रह जाती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगलों पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदाय की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती करते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं को शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगल में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह के समुदाय थे। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल जड़े खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों में इकट्ठा हुए चीज़ों का स्थानीय बाज़ारों में बेचते थे और जब स्थानीय बाज़ार बुनकरों और चमड़ा कारीगरों के कपड़े
कुसुम और पलाश की फूलों की ज़रूरत होती थी, वो खोंड समुदाय के लोग से ही करते थे। इन समुदाय के चावल और अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चलता था। वे अपने कीमती वन उत्पाद के बदले ज़रूरी की चीज़ें लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आपस में गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण में नौकरी करता था। आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते तो आदिवासी मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से अतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ आस पास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज कर बेच देते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासी को कर्ज तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों की बाहरी संतान और आप सारी मुसीबतों के जड़ मानते थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालक अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे। मौसम के हिसाब से मवेशी और भेड़ के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो वो दूसरे इलाके में चले जाते। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लावारिया आदि समुदाय गाय भैंस झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरेरिये थे जो और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में